खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। रणदीप जी, आपका स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहले तो यही कि कांग्रेस पार्टी पर आरोप लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस संकट के दौर में भी राजनीति कर रही है और बजाय कि सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चले, सरकार के सामने मुश्किलें पैदा कर रही है। इस पर आपको क्या कहना है? मिश्र जी, आरोप लगा कौन रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ, पहले दिन ही श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस कार्य समिति, राहुल गांधी जी ने आगे बढ़कर ये कहा कि कोरोना के समय में हर सार्थक कदम के हम साथ हैं। कांग्रेस की सरकारों ने ऐसा कौन सा आदेश प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नहीं माना? कौन सा ऐसा हुक्म है जो भारत सरकार से आया जो हमारी सरकारों ने नहीं माना? परंतु अगर आप ये कहें कि अब प्रजातंत्र नहीं तानाशाही होगी, अब आप सरकार गलत कदम उठाए, गलत निर्णय ले, जनता का गला घोटे, उसके बारे में भी आप सरकार को सचेत मत करो। अगर सरकार टेस्टिंग, ट्रेसिंग, क्वारंटीन की नीति ना अपनाए, 130 करोड़ के मुल्क में हम आज तक केवल 10 लाख टेस्ट कर पाए हैं और 42 दिन क्वारंटीन को हो गए हैं देशबंदी को। क्या हम ये सवाल नहीं पूछ सकते कि 17 मई के लॉकडाउन खुलने के बाद जो तीसरा लॉकडाउन है, क्या मोदी जी चौथा और पांचवा लॉकडाउन भी लागू करने वाले हैं? और 17 मई तक लॉकडाउन से बाहर आने को लेकर आपकी क्या एग्जिट स्ट्रैटेजी या नीति है? किस प्रकार से स्वास्थ्य का स्ट्रक्चर बनेगा और पूरे देश में गरीब आदमी हो या मिडिल क्लास, किस प्रकार से उसकी स्थिति आज है दयनीय? रोजी रोटी का प्रश्न है, राशन है नहीं, आम आदमी की जेब में पैसा नहीं, तनख्वाहें कट गई हैं या नौकरियां जा चुकी हैं, तो सरकार के पास इकोनॉमिक रोड मैप क्या है, किस प्रकार से होगा? और अगर हम सकारात्मक सुझाव दें तो क्या वो आलोचना है? मुझे लगता है कि सरकार को कांग्रेस पार्टी के भरपूर तजर्बे से फायदा उठाकर एक राष्ट्र हित में ये लड़ाई को लड़ना चाहिए था। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री जी केवल अपनी डफली, अपना है और किसी दूसरे व्यक्ति की सुनने को तैयार नहीं। श्रीमती सोनिया गांधी ने 6 पत्र उनको लिखे, कांग्रेस के लिए नहीं लिखे, हमारे माइग्रेंट लेबर, हमारे जो मजदूर कामगार साथी हैं उनके लिए, हमारे लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं उनके लिए, हमारी महिलाओं और गरीबों के लिए, गरीबों के राशन के लिए, उद्योग धंधे को चालू करने के लिए, छोटे छोटे दुकानदार के लिए। प्रधानमंत्री जी ने उनमें से एक सुझाव को भी लागू करना उचित नहीं समझा। तो क्या अब सुझाव देना भी इस देश में देशद्रोह हो गया है? मुझे लगता है राजधर्म की अनुपालना भाजपा सरकार को करनी ही पड़ेगी, क्योंकि राजधर्म ही सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म है। रणदीप जी, बीजेपी के लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी के जो स्ट्रैटेजी है उसकी डंका पूरी दुनिया में बज रही है। पूरी दुनिया में मोदी जी के जो रणनीति है कोरोना से लड़ने की, उसकी तारीफ हो रही है और कांग्रेस पार्टी मोदी जी की नीतियों में खामियां खोजने में लगी है। मैं आपसे एक तथ्य आपके दर्शकों के समक्ष रखूंगा। 31 जनवरी को पहला कोरोना केस भारत में आया। जब फरवरी के पहले हफ्ते में राहुल गांधी जी ने इस बारे में सरकार को चेताया और जगाया, तो बजाय इसके कि कोरोना के संकट को फरवरी में हम गंभीरता से लेते, भारत सरकार और उनके मंत्रियों ने और भाजपा के लोगों ने कांग्रेस का मजाक उड़ाया और उसके बाद हमने लाखों लोगों का नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम किया। गुजरात में आज कोरोना संक्रमण की क्या हालत है? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संक्रमण और सबसे ज्यादा मृत्यु दर आज गुजरात के अंदर है। क्या कारण था कि अमित शाह जी ने तबलीगी जमात दिल्ली में कार्यक्रम करने की इजाजत दी और भारत सरकार ने धर्म प्रचारकों को तबलीगी जमात के कार्यक्रम दिया? कांग्रेस की कोएलिशन की सरकार ने तो तबलीगी जमात को यह इजाजत नहीं दी। और आपने जब कोरोना केस 31 जनवरी को डिटेक्ट हो गया था तो लॉकडाउन किया 25 मार्च को, यानी 28 दिन निकल गए फरवरी के,
और 25 दिन निकल गए मार्च के। हमने जब लॉकडाउन किया 25 मार्च को तो 536 केस थे, आज 1500 तो मृत्यु हो चुकी हैं और कुल केस जो हैं उनकी संख्या देखिए वो लाख को पार कर चुकी है। तो ऐसे में अगर हम आईना दिखाएं और कहें कि भैया ये झूठी शानो शौकत का समय नहीं, आज केवल एक पॉलिसी है, कोरोना का कोई वैक्सीन नहीं, तो इसलिए टेस्ट, ट्रेस, क्वारंटीन, क्या ये देशद्रोह है या राष्ट्रहित है, मैं आपके समक्ष रखता हूं। दूसरा, हमारे लाखों मजदूर, करोड़ों मजदूर, लगभग 10 करोड़ मजदूर, प्रवासी मजदूर अलग अलग प्रांतों में फंस गए। आपने 8 बजे घोषणा की रात को 25 मार्च को कि अब ये लागू हो जाएगा, 25 मार्च से रात को की 24 को, और 12 बजे से लागू हो गया 4 घंटे के अंदर। लाखों मजदूर जो हैं वो अपने अपने गंतव्य स्थानों पर नहीं जा पाए। पहली बार आजादी के बाद हमने ये देखा कि हजारों लोग, सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा कर अपने बच्चे को गोद में लिए, नंगे पांव, भूखे प्यासे, बगैर राशन, बगैर पैसा, बगैर दवाई के सैकड़ों हजारों किलोमीटर चल कर गए। शायद 56 लोगों की तो रास्ते में मृत्यु हो गई। क्या इस सरकार को ये खबर नहीं थी? और मैं आपसे पूछता हूं, क्या केंद्र सरकार अगर 100 करोड़ रुपया नमस्ते ट्रंप में खर्च सकती है, अगर मोदी जी 20,000 करोड़ सेंट्रल विस्टा सौंदर्यकरण यानी नई संसद और नया प्रधानमंत्री निवास और कार्यालय बनाने में खर्च सकते हैं, अगर मोदी जी 1,10,000 करोड़ बुलेट ट्रेन में खर्च सकते हैं, अगर मोदी जी खुद के लिए 8,500 करोड़ के 2 हवाई जहाज खरीद सकते हैं, अगर रेल विभाग 151 करोड़ रुपया मोदी जी के कोरोना फंड में डाल सकता है, तो इन गरीब मजदूरों को, जहां वो महाराष्ट्र में हो या केरल में, वो गुजरात में हो या राजस्थान, बगैर शुल्क के अब ट्रेन के माध्यम से अपने अपने घर जाने की इजाजत क्यों नहीं दे सकते? क्या इन राष्ट्र निर्माताओं मजदूरों का इस देश के ऊपर कोई अधिकार नहीं? अगर छोटा छोटा दुकानदार आज 42 दिन से घर बैठा है, उसके पास आय का कोई साधन नहीं, दान भी वो दे, गरीबों को रोटी भी वो खिलाए, परंतु कमाई के नाम पर आपने उसकी दुकान अब बंद कर रखी है, 56 दिन तक बंद रहेगी, 17 मई तक। तो उनके लिए राहत मांगना क्या राष्ट्रहित है या देशद्रोह है? इसी प्रकार से जो लघु और सूक्ष्म उद्योग हैं, वो देश की जीडीपी का 1/3 है और 11 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। अगर उनके लिए 2 लाख करोड़ का पैकेज देश नहीं दे सकता, इसकी मांग राष्ट्रद्रोह है या राष्ट्रहित है? 14 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी है। अगर सरकार को आर्थिक दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से सही रास्ता दिखाया जाए तो यह आलोचना नहीं, ये सकारात्मक सुझाव और रचनात्मक सहयोग है और सरकार को इसको इसी तरीके से लेकर इसका क्रियान्वयन करना चाहिए। रणदेव जी, उनको एतराज इस बात पर भी है कि आप लोग इस मौके पर गड़ा मुर्दा उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जो लोग देश छोड़ के भाग गए हैं, जिनके ऊपर बैंकों का बकाया है, जिनको राइट ऑफ किया गया है आरबीआई के जरिए और बैंकों के जरिए, आप लोग इस मौके पर उस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके पीछे कांग्रेस पार्टी की राजनीति है। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? एक भारतीय के तौर पे मिश्र जी, मुझे लगता है कि ये सवाल उठाया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री में अगर थोड़ा सा भी विवेक और साहस है, मैं बहुत जिम्मेवारी से आपके चैनल पर कहता हूं, तो उन्हें का जवाब दिया जाना चाहिए। 22 अप्रैल 2020 को, यानी लगभग 10 दिन पहले, एक आरटीआई का जवाब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देता है। 50 सबसे बड़े बैंक डिफॉल्टर्स के नाम, 68,000 का कर्जा, 50 आदमियों का, जो भारत सरकार ने, मोदी सरकार की सूची जारी करता है। उस सूची में सबसे पहला नाम कौन सा है? मेहुल चोकसी और नीरव मोदी। जिस मेहुल चोकसी को प्रधानमंत्री गोल्ड स्कीम लॉन्च करते हुए हमारे मेहुल भाई कहकर पुकार, जो नीरव मोदी देश छोड़कर भागने से पहले आखिरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में देखा जाता है, उनका 10,000 करोड़ रुपया के करीब माफ हो जाता है। जो जतिन मेहता, जो पालनपुर गुजरात से है नीरव मोदी की तरह,
जो लगभग उसका भी 7 से 8 हजार करोड़ रुपया माफ हो जाता है। विजय माल्या जो देश छोड़कर भगोड़ा है, उसका भी, उसकी एयरलाइंस का भी लगभग 1918 रुपया माफ हो जाता है। इस देश में आपके पास लाखों करोड़ों मजदूरों के ट्रेन की टिकट देने को नहीं है। हमारे 5 लाख भारतीय विदेशों में फंसे पड़े हैं, उनको वापस लेने के लिए आपके पास हवाई जहाज और पैसा नहीं है। इस देश में गरीब को लेने के लिए राशन नहीं है। हिंदुस्तान के 113 लाख सरकारी कर्मचारी समेत हमारे डॉक्टरों, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ, उनके लिए आपके पास मात्र 37,000 करोड़ सालाना महंगाई भत्ता नहीं है जो देश की रक्षा करते हैं। पर आपके लिए नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, जतिन मेहता और देश छोड़कर भागे ऐसे भगोड़ों का 68,000 करोड़ माफ करने के लिए पैसा है। ये देशद्रोह है। अगर वाकई में कुछ देशद्रोह है तो ये सच्चा देशद्रोह है। इसका जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए और जो ऐसा कर रहे हैं उनकी उनकी कैसे कर रहे हैं, गहराई के बगैर इसका जवाब देश मांगता है। रणदीप जी, कल सोनिया जी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने वाली हैं, कोई खास एजेंडा है? कांग्रेस शासित प्रदेशों ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के आह्वान पर। कल जब हमने देखा कि हमारे लाखों मजदूर भाई, कामगार भाई, श्रमिक भाई वापस नहीं आ रहे, तो श्रीमती सोनिया गांधी ने ये कहा उनके पास आज पैसा और राशन नहीं, कांग्रेस की इकाइयां उनकी टिकट का पैसा देंगी। हमारे मुख्यमंत्रियों ने बढ़त कर ये निर्णय लिया कि राजस्थान की सरकार, पंजाब की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार और पुडुचेरी की सरकार, उनका सारा पैसा ट्रेन की टिकट का सरकार वहन करेगी। इस प्रकार के कई मुद्दे हैं। उदाहरण के तौर पर 35 किलो अनाज हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके साथी हर व्यक्ति को दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ इस समय कोरोना फ्री है। राजस्थान की सरकार ने हर विधवा को, हर हैंडीकैप्ड आदमी को 3 महीने और हर बुजुर्ग को 3 महीने की पेंशन एडवांस में दी और मजदूरों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1500 और 2500 रुपए की 2 किस्त दी। पंजाब ने एक एक मजदूर को वापस भेजने का संकल्प लिया है, हमारे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी ने और उधर अशोक गहलोत जी ने। इसी प्रकार से पौंडीचेरी के मुख्यमंत्री ने सरकार के खजाने से जितने भी मजदूर थे, स्पेशल बसेस लगाकर एक एक मजदूर को वापस भेजने का इंतजाम किया। ये कुछ बातें हैं जिनके बारे में मुख्यमंत्री व्याख्या करेंगे और आगे कोरोना से किस प्रकार से लड़ा जाए उसकी नीति की श्रीमती सोनिया गांधी जी से चर्चा भी करेंगे। रणदीप जी, क्या राहुल जी दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनने वाले हैं? जिस तरह से उनकी सक्रियता दिखाई दे रही है, जिस तरह से वे इंटरनेशनल लेवल पर कोरोना महामारी को लेके एक संवाद कायम कर रहे हैं अलग अलग एक्सपर्ट से, आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों से, तो उसको लेके ही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जल्दी ही राहुल गांधी जी की फिर वापसी हो रही है पार्टी में, संगठन में और अध्यक्ष के पद पर। इसमें कितनी सच्चाई है? मिश्र जी, इसका जवाब तो मुझे नहीं मालूम, पर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर मैं कह सकता हूं, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता और सभी नेता ये चाहते हैं कि श्री राहुल गांधी दोबारा से फिर, जैसे 5 वर्ष उन्होंने बखूबी से मोदी सरकार से लोहा लिया और अनेकों प्रांत, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, पौंडीचेरी हो, अनेकों प्रांत हमने जीते। हमने कुछ हारे भी, पर हम ये सारे प्रांत वापिस जीते और बिहार भी। तो और हमारा ये मानना है कि अगर श्री राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे तो एक नई स्फूर्ति, एक नया जोश और एक नया बलबला फिर पैदा होगा, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत और आवश्यकता है। आपको लगता है कि जिस तरह से खतों की किताबत का दौर शुरू हुआ राहुल जी की तरफ से और सोनिया जी की तरफ से, उसको लेके मोदी जी की सरकार काफ़ी दबाव में है कांग्रेस पार्टी? हमारा आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र हाथ जोड़कर एक ही अनुरोध है, कांग्रेस के दबाव में मत आइए, पर देश की जनता की पीड़ा के दबाव में अवश्य आइए।
आज हिंदुस्तान के किसान की, उत्तर भारत के किसान की क्या हालत है। वो एक एक दर्जन दिनों से मंडी में पड़ा है। 12% नमी की मात्रा कहकर उसकी गेहूं और सरसों या चना, आज तक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 2% पेमेंट केवल की है। अगर आपने अपनी गेहूं 15 या 20 अप्रैल को भी बेच दी तो आज तक आपकी पेमेंट नहीं हुई। मोदी जी, क्या आप जानते हैं किसान तो हर रोज कमाता है, हर रोज खाता है, यानी हर रोज कुआं खोदता है, हर रोज पानी पीता है। उसको अब अगली खरीफ की फसल लगानी है, धान लगाना है, दूसरी खरीफ फसलें लगानी है। अगर आप उसकी जेब में पैसा डालेंगे ही नहीं, पहले तो 4 बार बेमौसमी बारिश ने उत्तर भारत की फसल को खराब किया, फिर आपने 5 बार नए नए फरमान बदलकर किसान को कंफ्यूज कर दिया कि वो किस प्रकार से फसल की बिकवाली करे। मार्केट नाम की कोई व्यवस्था नहीं। आप तो मिश्र जी बुद्धिमान हैं, ये जानते हैं कि केवल 23-24% ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदती है, बाकी की जो फसल है वो मार्केट फोर्सेस खरीदती है। आज कोरोना युग में मार्केट है ही नहीं, तो आज उत्तर प्रदेश का किसान जाकर देखिए कितना पीड़ित है, मध्य प्रदेश का किसान कितना पीड़ित है, बाकी पूरे उत्तर भारत में आज किसान, बिहार का भी चाहे किसान हो, कितना पीड़ित है। क्यों? मार्केट नाम की कोई चीज कोरोना काल में बची नहीं। सरकार सारी फसल खरीदती नहीं, जो खरीद रही है उसकी पेमेंट करती नहीं। इसीलिए बार बार सोनिया जी ने, वो किसान हो, वो लेबर हो, मजदूर हो, कामगार हो, श्रमिक हो, वो हमारे लघु और छोटे उद्योग हों, वो हमारे मध्यम वर्ग के लोग हों जिनकी तनख्वाहें काटी जा रही हैं, वो हमारे सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी हों, वो छोटे छोटे 7 करोड़ हिंदुस्तान के दुकानदार हों, उनके भले को लेकर बार बार पत्र लिखा और कहा कि आपको ये कदम उठाने चाहिए। ये सुझाव अगर मोदी जी लागू करेंगे तो राजनीतिक लाभ किसका होगा? मोदी जी और भाजपा का होगा। तो वो अपना फायदा भी नहीं देख रहे और देश का फायदा भी नहीं देख रहे। रणदीप जी, आखिरी सवाल है कि अगर मोदी जी की सरकार कांग्रेस के सुझावों को नहीं मानती है और कांग्रेस के वर्कर इस समय राहुल गांधी और सोनिया जी की तरफ देख रहे हैं अगले एक्शन प्लान के लिए, अगले रोड मैप के लिए, तो कांग्रेस पार्टी के पास किस तरह की रणनीति है इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए और साथ में बीजेपी और बीजेपी की सरकार को चुनौती देने के लिए? देखिए, एक उदाहरण, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मोदी जी ने हमारे लाखों मजदूरों को घर वापस आने की पहले अनुमति नहीं दी, फिर अनुमति दी तो रेल का भाड़ा उनसे वसूलने का धंधा कर लिया। एक बार मोदी जी कहा करते थे कि व्यापार उनके खून में है, अब तो हमें लगता है कि उन्होंने राजसत्ता को ही व्यापार बना दिया। तो कांग्रेस ने निर्णय किया कि कांग्रेस के साथी उन मजदूरों का रेल का भाड़ा दे देंगे। ये है कांग्रेस जो विपक्ष में होकर भी हिंदुस्तान लोगों की मदद के लिए आगे आई है। इसी प्रकार से कांग्रेस लगातार, कांग्रेस का सुझाव नहीं है, हम जनता के सुझाव मोदी जी तक रखते हैं, भाजपा की सरकार के समक्ष रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो उन्हें मानेंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो दबाव की प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक तरीके से जो हर रणनीति होनी चाहिए, उस हर रणनीति और उस हर प्रजातांत्रिक हथियार का इस्तेमाल हम करेंगे ताकि देश की अहंकारी सरकार को जनता की बात सुननी पड़े और देश के 130 करोड़ लोगों की ड्योढ़ी पर सर झुकाकर उनका हुक्म मानना पड़े। रणदीप जी, पीएम केयर को लेके कांग्रेस पार्टी क्यों इतना ज़्यादा नाराज है? हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर चिट्ठी में पीएम केयर की चर्चा होती है और पीएम केयर में जो फंड आया है उसकी चर्चा होती है। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कहूंगा, पीएम केयर में जो पैसा आया वो दान सरकारी कर्मचारियों से लिया गया, कंपनियों से लिया गया और अब तो विदेश से भी आया। क्या उस फंड की सरकारी ऑडिट होना चाहिए या वो फंड केवल मोदी जी का व्यक्तिगत फंड होना चाहिए? वो पैसा इसलिए प्रधानमंत्री जी के फंड में आया कि वो प्रधानमंत्री हैं और भारत सरकार के और देश के मुखिया हैं। ये पैसा उनका व्यक्तिगत पैसा नहीं। और आप ये जानते हैं कि अगर कोई पैसा सरकार के खाते में आए
तो सरकार के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे कैग कहते हैं, CAG, वो उसका ऑडिट करते हैं। मोदी जी ने एक विशेष निर्णय किया कि पीएम केयर फंड जो उनके पास है उसका सरकार की कोई एजेंसी ऑडिट नहीं कर पाएगी। क्या कुछ छुपाया जा रहा? नंबर 2, ये पैसा किस किस से आया और ये पैसा कहां खर्च किया गया है या कहां खर्च किया जाएगा? क्या देश को ये जानने का अधिकार नहीं? हजारों करोड़ रुपया जो इकट्ठा किया गया है उसकी पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को चाहिए वेबसाइट बनाकर हर दानकर्ता का नाम वहां लिख दें और उस पैसे का इस्तेमाल कहां किया जाएगा ये भी लिख दें। जनता जिसने दान किया है वो भी अपने सुझाव दे देगी। ये राष्ट्रहित में सबसे बड़ी बात होगी। इसको प्रधानमंत्री जी क्यों ऐसा नहीं करना चाहते? और तीसरा, पीएम केयर फंड का इस्तेमाल उदाहरण के तौर पर हमारे लाखों मजदूर बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, बंगाल से दूर दूर फंसे हैं। आप उनके लिए पीएम केयर फंड का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? तो पीएम केयर का फंड अगर देशवासियों की भलाई के लिए, कोरोना से लड़ाई के लिए नहीं होगा तो किस चीज के लिए होगा? इसलिए हम केवल ये चाहते हैं कि अगर सरकार का पैसा है तो सरकार के नियमों के अनुसार CAG का ऑडिट हो और प्रधानमंत्री जी इस बारे में अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करें। यही सच्चा राजधर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद रणदीप जी, हमारे चैनल से बात करने के लिए शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।